हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है उपेंद्र। जर्नी ऑफ सक्सेस के प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग देखने वाले हैं मगध साम्राज्य की स्थापना एवं उसके विस्तार के बारे में। मगध साम्राज्य अपने समय का एक बहुत ही शक्तिशाली और बहुत ही समृद्ध महाजनपद था, जो कि प्राप्त 16 महाजनपदों में से ही एक है। ठीक है, अक्सर एग्ज़ाम में इससे जुड़े हुए बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलिए देखने की कोशिश करते हैं इसके सभी महत्वपूर्ण बिंदुओं को। ठीक है, देखिए सबसे पहले तो जो महाजनपद है, 16 महाजनपद, इनका वर्णन मिलता है बौद्ध ग्रंथ के अंगुत्तर निकाय में व जैन ग्रंथ के भगवती सूत्र में। ठीक है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट हैं जो भी मैंने यहाँ पे नोट किए हुए हैं, सभी एग्जाम में पूछे गए हैं, तो इन सभी को आप ध्यान से देखिएगा। ठीक है, 16 महाजनपदों का वर्णन बौद्ध ग्रंथ के अंगुत्तर निकाय में व जैन ग्रंथ के भगवती सूत्र में इनका वर्णन मिलता है। देखिए, और इसके अलावा 3 अन्य महाजनपद हैं जो शक्तिशाली थे। हाँ, वो मगध के जितना शक्तिशाली नहीं थे। ठीक है, देखिए हम मगध के बारे में तो हमें इसकी पूरी डिटेल देखेंगे, लेकिन इसके अलावा जो 3 अन्य महाजनपद या राज्य थे, जैसे कि तो कौशल है, वत्स है और अवंती, इनके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। ये जो कौशल के राजा थे वो प्रसेनजीत थे, जिसकी राजधानी है श्रावस्ती, उत्तर प्रदेश में है। इसके अलावा वत्स के राजा थे उदयन, जिसकी राजधानी है कौशाम्बी, यह भी उत्तर प्रदेश में है। इसके अलावा है अवंती, जिसके राजा हैं चंडप्रद्योत और इसकी राजधानी है उज्जैन, यह मध्य प्रदेश में है। ठीक है, देखिए इसमें इससे जुड़ी हुई एक कहानी है, जो कि हर्यक वंश के जो संस्थापक हैं बिंबिसार का एक वैद्य था जिसका नाम है जीवक। ठीक है, तो जो चंडप्रद्योत को एक बार पीलिया हो जाता है, पीलिया नामक रोग, चूँकि अवंती और मगध की एक बहुत ही गहरी दुश्मनी थी, जो कई युद्ध हुए थे इनके बीच में, उसके बावजूद भी इनकी दुश्मनी ख़त्म नहीं हुई थी। लेकिन जब चंडप्रद्योत की तबीयत ख़राब हो जाती है, उनको पीलिया रोग हो जाता है, तो उनके इलाज के लिए जो हर्यक वंश के संस्थापक थे बिंबिसार, उन्होंने अपने वैद्य जीवक को भेजा था, और जीवक के द्वारा इलाज किए जाने पर चंडप्रद्योत ठीक हो गए थे, और उसके बाद में इन दोनों ही राज्यों के बीच में मित्रता हो गई थी। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है अक्सर कि जो बिंबिसार हैं हर्यक वंश के संस्थापक, उन्होंने अपने इलाज के लिए जीवक को मतलब अवंती में भेजा था। किसके इलाज के लिए भेजा था? ठीक है, तो चंडप्रद्योत के इलाज के लिए भेजा था, जो पीलिया रोग से ग्रसित थे। ठीक, इसके बाद में देखते हैं हम मगध की स्थापना, कि मगध की स्थापना कैसे हुई, इसकी शुरुआत कैसे हुई और इसके वास्तविक संस्थापक कौन हैं। ठीक है, तो मगध की स्थापना की है बृहद्रथ नामक व्यक्ति ने। ठीक है, बृहद्रथ ने मगध की स्थापना की है। जो बृहद्रथ के पिता हैं उनका नाम है वसु, और जो बृहद्रथ का पुत्र है उसका नाम है जरासंध, जो बृहद्रथ के बाद मगध का राजा बनेगा। ठीक है, उस समय पे इसको बृहद्रथ वंश के नाम से भी जाना जाता था। ठीक, जो बृहद्रथ हैं इनके पिता ने वसुमती या ग्रीव्रज नामक स्थान की स्थापना की थी, जिसको राजधानी के रूप में इन्होंने अपनाया था। ठीक है, और एक बार ये क्वेश्चन पूछा गया है कि मगध की राजधानी, इनमें से कौन सा शहर मगध की राजधानी के रूप में नहीं जाना जाता, या जिसको मतलब जो मगध की राजधानी नहीं है। ठीक है, तो उसमें राजगृह था, गिरिव्रज था, वसुमती था और राजगीर था। तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है राजगीर। ठीक है, तो इसकी जो प्रारंभिक राजधानी है या प्रथम राजधानी है वो है गिरिव्रज या वसुमती। ठीक है, तो गिरिव्रज या वसुमती ये राजगीर नामक स्थान पर थे। मतलब जैसे उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में है ना, तो अगर कोई पूछेगा कि लखनऊ कहाँ पर है, तो उत्तर प्रदेश के अंदर है। ठीक है, ठीक वैसे ही जो गिरिव्रज है या वसुमती, यह राजगीर के अंदर है। ठीक है, राजगीर कोई राजधानी नहीं है, राजगीर के अंदर थे गिरिव्रज और वसुमती। ठीक है, और इसके अलावा राजगृह भी इनकी राजधानी के रूप में रही है। बाद में पाटलिपुत्र भी हुई है। ठीक है, वो तो आगे देखेंगे हम, लेकिन ये ध्यान रखिएगा कि राजगीर कोई राजधानी नहीं थी, राजगीर के अंदर राजधानी थी। ठीक, जो गिरिव्रज है और वसुमती है। ठीक है, तो मगध की स्थापना बृहद्रथ के द्वारा की जाता है। बृहद्रथ के बाद जरासंध राजा बनता है, और जरासंध के बाद में जो इनका अंतिम शासक है, अंतिम शासक बनता है रिपुंज नामक व्यक्ति। ठीक है, रिपुंज, और रिपुंज की हत्या कर दी जाती है पुलिक के द्वारा। पुलिक जो कि इनका एक मंत्री था, उसके द्वारा इनकी हत्या कर दी जाती है,
और पुलिक फिर उसके बाद अपने पुत्र को राजगद्दी पर बैठा देता है, ठीक है। और फिर उसके बाद अंत होता है बृहद्रथ वंश का, ठीक। एक बार फिर से देख लीजिए, देखिए बृहद्रथ नामक व्यक्ति ने मगध की स्थापना की। इनके पिता हैं वसु, जिन्होंने इसकी राजधानी को बसाया गिरिव्रज या वसुमती के नाम से। यह प्रारंभिक राजधानी भी मानी जाती है, ठीक, जो कि राजगीर में स्थित है। इसके बाद बृहद्रथ के बाद जरासंध पुत्र जो इनका पुत्र है वो राजा बनता है, ठीक है। जो बृहद्रथ वंश या मगध का जो अंतिम शासक था इस समय का, ठीक है, वो था रिपुंज, जिसकी हत्या कर दी जाती है पुलिक के द्वारा। पुलिक एक रिपुंज का मंत्री था और उसके बाद पुलिक ने अपने पुत्र को राजगद्दी पर बैठा दिया था, ठीक है। और उसके बाद में जो बृहद्रथ वंश है इसका अंत हो जाता है, ठीक। फिर मगध पर बहुत सारे राजवंशों ने राज किया, जैसे हर्यक वंश है, शिशुनाग वंश है, नंद वंश है, मौर्य वंश है, ठीक है। तो हम इनको भी देखने वाले हैं और अक्सर एग्ज़ाम में इनके क्रम को पूछा जाता है कि इनमें से सबसे मतलब वास्तविक संस्थापक कौन है मगध का, ठीक है। तो हर्यक वंश को वास्तविक संस्थापक माना जाता है, यह ध्यान रखिएगा आप। इसके बाद में आता है शिशुनाग वंश और फिर नंद और मौर्य वंश, ठीक है। इसको याद करने के लिए मैंने अपनी पहली वीडियो में एक ट्रिक बनाई थी, ठीक है, जो कि हसीना के नाम से है, ठीक। तो ये है हर्यक वंश, शिशुनाग वंश, नंद वंश और फिर अंत में आता है मौर्य वंश, ठीक है। तो हर्यक वंश की स्थापना या हर्यक वंश के संस्थापक बिंबिसार हैं, ठीक। हर्यक वंश के संस्थापक बिंबिसार हैं, जो कि महात्मा बुद्ध के समकालीन थे। महात्मा बुद्ध को इनका मित्र भी बताया जाता है। इस कारण से अगर आपसे कभी कोई क्वेश्चन पूछे कि बिंबिसार किस धर्म के अनुयायी थे, तो बौद्ध धर्म के अनुयायी थे, ठीक है। बौद्ध धर्म के अनुयायी थे, लेकिन इनको जैन ग्रंथ में या जैन धर्म जो जैन ग्रंथ में ही इनको श्रोणिक की संज्ञा दी जाती है, ठीक। हर्यक वंश का वो कौन सा राजा था जिसको जैन ग्रंथ में श्रोणिक की संज्ञा दी जाती है, तो बिंबिसार है, ठीक है। ध्यान रखिएगा आप लोग। इसके बाद में देखिए, जैसे कि भारतीय इतिहास में बताया जाता है कि अकबर ने राज्य विस्तार के लिए वैवाहिक संबंध स्थापित करने की नीति अपनाई थी, ठीक है। लेकिन उससे पूर्व जो बिंबिसार है इसने भी यह नीति अपनाई थी और इसी के सिर्फ राज्य विस्तार करने के लिए ही इस व्यक्ति ने 3 शादियां की थी, ठीक है। जिसमें एक तो है महाकौशल, चेलना और एक है क्षेमा, ठीक है। महाकौशल ये महारानी थी, राजकुमारी, जिनसे इनकी शादी हुई थी। फिर है चेलना और उसके बाद है क्षेमा। देखिए महाकौशल ये जो राजा प्रसेनजित हैं, ठीक है, कौशल के प्रसेनजित, इनकी बहन थी महाकौशल, ठीक, जो कौशल राज की पुत्री थी। इनसे इन्होंने शादी की थी और शादी करने के बाद में इस राज्य के साथ इनके बढ़िया संबंध स्थापित हो गए थे, ठीक है। इसके बाद में है चेलना, जो कि पश्चिम बंगाल के आसपास ये लिच्छवी राजवंश था, ठीक है। तो लिच्छवी राजवंश से संबंधित है चेलना का, जिनसे इन्होंने शादी की थी और उसके बाद वहाँ भी संबंध इनके अच्छे हो गए थे। जो इनका बिंबिसार का जो पहला पुत्र होगा या जो बड़ा पुत्र होगा उसका नाम है अजातशत्रु, ठीक है, जो बिंबिसार के बाद में राजा बनेगा, ठीक है। इसके बाद में है क्षेमा, ठीक, ये राजकुमारी थी जो कि मद्रकुल से संबंधित है, जो पंजाब में स्थित है, ठीक है। पंजाब के मद्रकुल से संबंधित हैं क्षेमा, जिनसे इन्होंने शादी की थी। और इस तरह से इनका शादियों का क्रम आगे भी जारी रहा था, ठीक है। लेकिन ये बुजुर्ग हो गए थे तब तक, ठीक। और इनका जो पुत्र है इसका नाम है अजातशत्रु। अब अजातशत्रु को भी राजा बनना था, ठीक है। लेकिन अब राजा तो तब बनेगा ना जब पहले पिताजी हटेंगे, ठीक है, और पिताजी हट नहीं रहे थे। तो पारिवारिक कलह के कारण या जो भी इनकी साजिशें रही हों, उसके बाद में अजातशत्रु ने अपने पिता की हत्या कर दी, ठीक है। अपने पिता की हत्या करने के बाद में जो वहाँ के निवासी थे, ठीक है, जनता जो थी वहाँ की, उन्होंने इनको पितृहंता की उपाधि दे दी। मतलब पितृहंता के नाम से इनको बोला जाने लगा कि जिसने अपने पिता की हत्या कर दी है, ठीक है। और फिर इसी कारण से इस पूरे राजवंश को, हर्यक वंश को पितृहंता के नाम से भी लोग जानते हैं, ठीक है। इतिहास में पितृहंता वंश अगर
अगर पढ़ा जाए, ठीक है, या आपसे पूछे कोई कि पितृहंता वंश की स्थापना किसने की थी, तो बिंबिसार ने की थी, ठीक है। मतलब हर्यक वंश बराबर पितृहंता वंश, ठीक है। पितृहंता वंश और हर्यक वंश एक ही वंश है, ठीक है। चूँकि अजातशत्रु के बाद जो इसका पुत्र होगा उदायन, ठीक है, जो देखिए कौशाम्बी यानी वत्स का जो राजा होगा, तो इसके द्वारा अजातशत्रु की हत्या कर दी जाएगी, ठीक। देखिए अभी तक जो मैंने हर्यक वंश से जुड़े हुए जो मैंने पॉइंट बताए आप लोगों को कि हर्यक वंश की स्थापना बिंबिसार ने की थी, जो बुद्ध के समकालीन थे या बुद्ध के मित्र भी थे, महात्मा बुद्ध के, ठीक है। और ये बौद्ध धर्म को मानते थे। जैन ग्रंथ में इनको श्रोणी की संज्ञा दी जाती है। इन्होंने 3 शादियाँ की थी, ठीक है, उन तीनों के नाम यहाँ लिखे हुए हैं, ठीक। और इसके बाद में अजातशत्रु ने इनकी हत्या कर दी और हत्या करने के बाद में वो राजा बन गया। अब अजातशत्रु से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट देखते हैं, ठीक है। अजातशत्रु के समय के मतलब अजातशत्रु जब राजा बना तो इसके राजा बनने के 8 साल बाद, ठीक है, महात्मा बुद्ध को महापरिनिर्वाण प्राप्त होता है। महापरिनिर्वाण मतलब वो अपने मृत्यु को प्राप्त कर लेते हैं, ठीक है। ध्यान रखिएगा, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण पॉइंट है। इसके बाद में देखते हैं हम कि प्रथम बौद्ध संगीति, ठीक है। प्रथम बौद्ध संगीति किसके समय में हुई थी? अजातशत्रु के समय में हुई थी। और ये कहाँ पर हुई थी? राजगृह के सप्तपर्णी गुफा में हुई थी, ठीक, जो कि अजातशत्रु उस समय राजा था, तब हुई थी प्रथम बौद्ध संगीति, ठीक है। तो ये 2 पॉइंट हैं जो कि अजातशत्रु के समय से संबंधित हैं। एक तो कि इसके शासनकाल के 8वें वर्ष में महापरिनिर्वाण प्राप्त होता है महात्मा बुद्ध जी को, और प्रथम बौद्ध संगीति होती है राजगृह के सप्तपर्णी गुफा में, ठीक। यह भी अजातशत्रु से संबंधित है और अजातशत्रु को ही पितृहंता की संज्ञा दी जाती है, ठीक। इसके बाद में आता है उदयन या उदायन, ठीक है। ये दोनों मतलब इसी के नाम हैं, अलग अलग किताबों में अलग अलग लिखा जाता है, कहीं पर उदयन और कहीं पर उदायन, ठीक है। तो उदायन या उदयन ने राजा बनने के बाद में सबसे पहले अपनी राजधानी परिवर्तित की, ठीक। इसने अपनी राजधानी पाटलिपुत्र को बनाया, ठीक है। पाटलिपुत्र को राजधानी बनाने के बाद में इसने अपने राज्य विस्तार की कई मतलब आक्रामक नीति अपनाई, बहुत तेज़ी से अपने राज्य का विस्तार करता रहा, ठीक है। और इसके अलावा 3 पुत्र थे। एक का नाम था अनिरुद्ध, एक का नाम था मुंडक और एक का नाम था नागदशक, ठीक है। देखिए ये बौद्ध धर्म को मानते थे बिंबिसार। अजातशत्रु जैन धर्म को मानता था, ठीक है। और उसके बाद में जो उदयन था यह मतलब इसका कोई ऐसा मतलब क्लियर नहीं बताया जाता है, लेकिन ये बौद्ध धर्म को ही मानता था और जैन धर्म को ही मानता था, ठीक है। लेकिन इसका जो मुख्य उद्देश्य था वो था राज्य विस्तार करना, ठीक। तो इसके 3 पुत्र हैं उदयन के, एक तो है अनिरुद्ध, एक है मुंडक और एक है नागदशक, ठीक। तो उदयन के बाद में जो राजा बनता है वो है नागदशक, ठीक है। और नागदशक की जो हत्या कर दी जाती है वो करी जाती है शिशुनाग के द्वारा, जो कि इसका एक मंत्री होता है, ठीक है। नागदशक हर्यक वंश का अंतिम राजा है, ठीक है, जिसकी हत्या शिशुनाग के द्वारा करा दी जाती है, शिशुनाग के द्वारा कर दी जाती है, ठीक है। शिशुनाग इसी के मंत्री परिषद में काम करता था, ठीक है। और शिशुनाग ने इसकी हत्या की और हत्या करने के बाद में उसने शिशुनाग वंश की स्थापना कर दी। और शिशुनाग वंश की स्थापना करने के बाद में इसने वत्स्य और अवंती नामक जो राज्य थे, है ना, वत्स्य और अवंती, इनको जीत लिया। और जीतने के बाद में इसने वैशाली को राजधानी के रूप में बसाया था, ठीक है। ये याद रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो जो हर्यक वंश का अंतिम राजा था उसका नाम है नागदशक। नागदशक की हत्या शिशुनाग के द्वारा कर दी जाती है, जो कि इसके मंत्री परिषद में मंत्री था, ठीक है। और इसने शिशुनाग वंश की स्थापना की, शिशुनाग ने। और स्थापना करने के बाद में इसने वत्स्य और अवंती नामक राज्य को जीत लिया। और जीतने के बाद में इसने वैशाली को अपनी राजधानी के रूप में बसाया था, ठीक है। और शिशुनाग का पुत्र है जिसका नाम है कालाशोक, ठीक है, जो इसका उत्तराधिकारी बनेगा। और उत्तराधिकारी बनने के बाद में कालाशोक, चूँकि कालाशोक को बहुत ही योग्य और बहुत ही कुशल राजनेता बताया जाता है,
शासक बताया जाता है। ठीक है, इसके समय में दूसरी बौद्ध संगति होती है, बौद्ध संगति। ठीक है, पहली किसके समय में होती है? अजातशत्रु के समय में। ठीक है, जो कि राजगृह के सप्तपर्णी गुफा में होती है, और दूसरी बौद्ध संगति होती है कालाशोक के समय में। ठीक है, यह भी बहुत बार पूछा जाता है एग्ज़ाम में, ध्यान रखिएगा इसको। और यह होती है इसकी राजधानी वैशाली में। ठीक, दूसरी बौद्ध संगति कालाशोक के समय में। अब जो शिशुनाग वंश का जो अंतिम शासक था वो है नंदीवर्धन। ठीक है, नंदीवर्धन या नंदिन, ये दोनों नाम इसी के हैं। ये शिशुनाग वंश का अंतिम शासक था, और चूँकि अंतिम शासक था तो इसने शिशुनाग वंश को मतलब त्याग कर इसने खुद का राजवंश स्थापित किया, जिसको नंदवंश के नाम से जानते हैं। ठीक है, और ज़्यादा दिन तक ये राजा बन के नहीं रह सका था। ठीक है, ये इनका अंतिम शासक था शिशुनाग वंश का, और इसने अपना राजवंश स्थापित किया जिसको नंदवंश के नाम से जानते हैं। और नंदवंश की स्थापना करने के बाद में एक महापदम नंद, जिसको शूद्र दासी पुत्र की संज्ञा दी जाती है, इसके द्वारा जो नंदीवर्धन है इसकी हत्या कर दी जाती है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, जैसे जैसे मैं हर एक राजा का राज्य के प्रति जो रिलेशन बता रहा हूँ वो बहुत महत्वपूर्ण है याद करने के लिए। वो आपको मतलब अगर आप ऐसे इसको रिलेट करके याद रखोगे तो लंबे समय तक याद रहेगा। जो नंदीवर्धन के समय में ही जिसको शूद्र दासी पुत्र की संज्ञा दी जाती है, महापदम नंद को, इसने नंदवंश की स्थापना करने वाले व्यक्ति नंदीवर्धन की हत्या कर दी। जो नंदीवर्धन शिशुनाग वंश का अंतिम राजा था। ठीक है, हत्या करने के बाद में यह नंदवंश का क्या बन गया? राजा बन गया, और इसने राज्यभार को संभाला था। अब देखिए, नंदवंश में 9 राजा हुए हैं। ठीक, एक तो है महापदम नंद, और महापदम नंद के अलावा इसके 8 पुत्र थे। ठीक है, तो 8 पुत्र और उसके बाद से एक ये, तो कुल मिला के 9 हो गए। तो 9 होने के कारण जो नंदवंश है इसको नवनंद के नाम से जाना जाता है। ठीक है, नवनंद की संज्ञा किस राजवंश को दी जाती है? नंदवंश को। ठीक है, पितृहंता की संज्ञा किसको दी जाती है? हर्यक वंश को। ठीक है, याद रखना सब ये। तो 9 राजा होने के कारण इसको नवनंद की संज्ञा दी जाती है। इसके बाद जो कलिंग के शासक थे खारवेल, है ना, उन्होंने उनका एक अभिलेख है हाथी गुम्फा अभिलेख। इस अभिलेख में उन्होंने वर्णन किया है कि जो महापदम नंद था उसने कलिंग पर विजय प्राप्त किया था। ठीक है, यानी सर्वप्रथम कलिंग पर विजय प्राप्त करने वाला जो व्यक्ति है वो कौन है? महापदम नंद है, जिसका उल्लेख हाथी गुम्फा अभिलेख में मिलता है। ठीक, यह भी याद रखिएगा। इसके बाद जो पाणिनि थे, ठीक है, संस्कृत रचयिता या फिर जो संस्कृत के अध्यापक थे पाणिनि, वो इनके मित्र बताए जाते हैं। जबकि जो महात्मा बुद्ध हैं वो हर्यक वंश के संस्थापक बिंबिसार के मित्र बताए जाते हैं। ठीक है, अब जो नंद वंश में ही यानी जो महापदम नंद है, इसका एक पुत्र है जिसका नाम है घनानंद। ठीक है, यह घनानंद इस वंश का शासक बनता है, और ये घनानंद ही नंद वंश का अंतिम शासक होता है। इसके बाद घनानंद को जो है चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा मार दिया जाएगा, और फिर वो मौर्य वंश की स्थापना हो जाएगी। लेकिन उससे पहले घनानंद जिस समय राजा था, ठीक है, उस समय तक्षशिला विश्वविद्यालय का प्राचार्य थे हमारे चाणक्य जी। ठीक है, जिनको कौटिल्य के नाम से जानते हैं। चाणक्य जी ने अर्थशास्त्र की रचना की है जिसका संबंध राजनीति से है। तो घनानंद अंतिम शासक था, और घनानंद के समय में ही सिकंदर, है ना, जिसको ग्रेट सिकंदर या महान सिकंदर के नाम से जाना जाता है, इस व्यक्ति ने भारत पर आक्रमण किया। और भारत के मतलब ये उत्तर पूर्व भारत में आक्रमण किया, पश्चिम उत्तर, है ना, पश्चिम उत्तर भारत पे आक्रमण किया, और इसने तक्षशिला पर आक्रमण किया, भारत के तक्षशिला पर आक्रमण किया। अब तक्षशिला पर उस समय 2 राज्य थे। एक तो था जिसके राजा थे अंभी, है ना, देखिए लिखा हुआ है अंभी, और एक राजा थे जिनका नाम है पौरस। अब यहाँ पे 2 नदियाँ थी, एक तो थी झेलम और एक है चिनाब। तो झेलम और चिनाब नदियों के मध्य
इन दोनों राजाओं का साम्राज्य था। अब चूंकि हेरोडोटस नामक जो व्यक्ति हैं, सॉरी मतलब फादर ऑफ हिस्ट्री जिसको कहा जाता है, या इसके अलावा और भी बहुत सारे जो इतिहासकार हैं जिन्होंने भारत का वर्णन जो है इतिहास में किया है, तो भारत को हमेशा से ही सोने की चिड़िया बताया जाता है, ठीक। और भारत सोने की चिड़िया रहा भी है, ठीक, जैसा हम लोगों ने इतिहास में पढ़ा है। तो ये बात सिकंदर ने भी पढ़ा था, और तो सिकंदर को लगा कि यार भारत अगर इतना ही अमीर है तो एक बार भारत पे चलना चाहिए, भारत को देखना चाहिए कि भारत कैसा है, ठीक है। जिस समय सिकंदर भारत पर जिसने आक्रमण किया था सिकंदर ने, उस समय सिकंदर की जो एज थी वो मात्र 30 वर्ष थी, ठीक है। 20 वर्ष की एज में इसका राज्याभिषेक हुआ था और 30 वर्ष की एज में इसने भारत पर आक्रमण किया। 19 महीने मात्र ये भारत में रहा और 19 महीने लगातार इसने भारत में युद्ध किया, ठीक है। इसका मतलब यहाँ पे राजा बनना या अपना जो है राज्य विस्तार करना, इसका ऐसा कोई मकसद नहीं था, सिर्फ भारत को लूटना और बस चले जाना यहाँ से, ठीक है। तो 19 महीने ये भारत पर इसने मतलब लगातार भारत पर रहा था और इसने आक्रमण किए थे बहुत सारे, ठीक है। तो सिकंदर ने क्या करा था, पहले उसने जो है अंभी पर आक्रमण किया, ठीक है। और अंभी का जिक्र ज़्यादा नहीं आता है इतिहास में, ज़्यादा आता है पोरस का युद्ध, है ना, कि सिकंदर और पोरस के बीच के युद्ध का जो युद्ध है उसको किस नाम से जाना जाता है, ठीक है। या सिकंदर ने किसके खिलाफ लड़ाइयाँ लड़ी थी, ठीक है, तो पोरस का नाम दिया जाता है, ठीक। जबकि उसने अंभी से भी लड़ाई लड़ी थी, लेकिन अंभी ने क्या किया था, आत्मसमर्पण कर दिया था, ठीक है। उसने अपने हथियार डाल दिया था कि भैया देखो हम हार गए तुमसे, तुम्हें जो लेना है लेके चले जाओ, ठीक। लेकिन पोरस ने ऐसा नहीं किया था। पोरस लड़ा था सिकंदर से और हार गया था, लेकिन हार नहीं मानी थी इसने, है ना, मतलब हथियार नहीं डाले थे इनके सामने, ठीक है। सिकंदर का गुलाम नहीं बना था ये, इसने लड़ाई लड़ी थी पोरस ने। तो ये दो राजा थे, एक पोरस और एक अंबी, जो कि झेलम और चिनाब नदियों के मध्य में इनका राज्य था, ठीक है। सिकंदर ने अंबी को हरा दिया, या अब यूँ कहें कि अंबी ने इसके सामने आत्मसमर्पण कर दिया। उसके बाद में बारी आती है पोरस की, तो पोरस से इसका युद्ध हुआ। अब देखिए उस समय ना बहुत, जैसे कि अगर कोई युद्ध करने के लिए अगर आप किसी राज्य पर आक्रमण करने जा रहे हैं, ठीक है, तो उस राज्य के जो सैनिक होते थे वो 1-2 किलोमीटर पहले ही पहरा दे रहे होते थे। उनको पता चल जाता था कि हाँ कोई आक्रमण करने वाला हमारी तरफ आ रहा है, वो सूचना भेज देते थे अपने राज्य में, ठीक है। लेकिन ऐसी बहुत सारी रणनीतियाँ थी जो पोरस ने वहाँ पर नहीं अपनाई थी, जिस कारण से ये हार गया था सिकंदर से, ठीक। और सिकंदर से हारने के बाद में चूँकि पोरस और अंबी ये दोनों हार गए, तो हारने के कारण सिकंदर ने भारत से बहुत सारा सोना इकट्ठा किया, या जो भी मतलब धातुएं या जितना भी ये पैसा वगैरह इकट्ठा कर सकता था भारत से, उसने इकट्ठा किया। और इकट्ठा करने के बाद में यहाँ से चला गया सिकंदर। अब पूछा जाता है कई बार कि सिकंदर के आध्यात्मिक गुरु कौन थे, तो सिकंदर के आध्यात्मिक गुरु थे अरस्तु, और अरस्तु जिसका शिष्य था उसका नाम है प्लेटो, ठीक है। अरस्तु जो कि सिकंदर का आध्यात्मिक गुरु था और प्लेटो ये अरस्तु का गुरु था, ठीक है। अरस्तु को प्लेटो का शिष्य बताया जाता है, ठीक। अब सिकंदर और पोरस के बीच में हुए युद्ध को किन किन नामों से जाना जाता है, ठीक। हाइडेस्पीच का युद्ध, झेलम का युद्ध, वितस्ता का युद्ध, या फिर कई बार क्वेश्चन ऐसे बनता है कि हाइडेस्पीच का युद्ध मतलब किन दो लोगों के बीच में लड़ा गया था, ठीक है। तो सिकंदर और पोरस के बीच में लड़ा गया था, ठीक। झेलम नदी के किनारे लड़ा गया था, इसको वितस्ता के नाम से जानते हैं, ठीक है। और अब आप इसका अंबी को भी ध्यान रखिएगा, और पोरस तो है ही जो जनरली किताबों में इसका वर्णन मिलता है आप लोगों को, ठीक है। इसके बाद में बहुत सारे युद्ध लड़ने के बाद में और यहाँ से लूट वगैरह करने के बाद में सिकंदर भारत छोड़ के चला गया। और जब भारत में ये रहा था 19 महीने, ठीक है, 19 मंथ। सिकंदर की मृत्यु होती है तुर्की के बेबीलोन में, ठीक है। ये जितने भी पॉइंट यहाँ लिखे हुए हैं ये पूरे ही मतलब जितना भी आप लोग यहाँ देख रहे हैं मटेरियल, ठीक है, ये सब का सब बहुत महत्वपूर्ण है। शायद ही कोई ऐसा एग्ज़ाम हो जहाँ पे नहीं पूछा जाता है, इनसे ज़रूर कोई ना कोई क्वेश्चन बनता है, ठीक है। तो इसके बाद में बात करते हैं हम घनानंद की, चूँकि घनानंद अंतिम था और अभी तक हम बात कर रहे थे कि घनानंद के समय में सिकंदर ने भारत पे आक्रमण किया, तो इसके बारे में मैंने आपको बता दिया। अब क्या होता है, घनानंद एक मूर्ख व्यक्ति था, ठीक है। इसके समय में चाणक्य जी थे।
तो चाणक्य जी को इसके पिताजी महापद्म नंद बहुत मानते थे। ठीक है, अब भाई वो शिक्षक थे, प्राचार्य थे वो तक्षशिला विश्वविद्यालय के, और बहुत ज्ञानी तो हैं ही वो। ठीक है, आज भी हम उनकी किताबें पढ़ते हैं। तो एक बार जब सभा हो रही थी तो चाणक्य जी ने इसके बात को काट दिया था, मतलब इसने कोई सुझाव रखा होगा जो चाणक्य जी ने उसको मतलब मना कर दिया या परिवर्तित करने की बात कही, जिससे घनानंद मतलब काफ़ी नाराज़ हुआ और इसने चाणक्य जी की अपनी सभा में बेइज्जती कर दी, है ना, अपमानित करके उन्हें भगा दिया कि आप जाइए, आपकी कोई आवश्यकता नहीं है। चाणक्य जी को ही मूर्ख बता दिया। ठीक है, अब चाणक्य जी वहाँ से चुपचाप चले गए, लेकिन ये निश्चित करके गए, ये मन में सुनिश्चित करके गए कि एक दिन घनानंद को हटाना है। ठीक है, जैसे कि आज के समय में मतलब किसी राजनीतिक दल में कोई एक है व्यक्ति जिसको मतलब किंग मेकर कहा जाता है। ठीक है, तो ऐसे ही जो चाणक्य जी थे वो भी किंग मेकर थे। ठीक है, उन्होंने प्रण लिया था कि घनानंद को हराना है, और जब वो रास्ते में जा रहे थे, मतलब उन्होंने छोड़ दिया कि अब तो यहाँ आना ही नहीं मेरे को लौट के। ठीक है, जब वो जा रहे थे तो उन्होंने जाते जाते देखा था चंद्रगुप्त मौर्य को, और उसके जो बहुत सारे ऐसे काम जो मतलब वो देख रहे थे कि इसके जो बैठने का तरीका है, लोगों को लीड करने का तरीका है, चलने का, बात करने का जो तरीका है, वो मतलब कहीं ना कहीं राजा बनने के लायक है। ठीक है, और फिर उन्होंने उनको तैयार किया, तैयार करने के बाद में फिर इन पर आक्रमण किया, इनको हरा के, और फिर चंद्रगुप्त मौर्य की वंश की स्थापना की। ठीक, और इस तरह से फिर घनानंद का या फिर कहें तो नंद वंश का अंत होता है, और फिर एक नए वंश का या फिर एक नए युग का जन्म होता है जो कि चंद्रगुप्त मौर्य के नाम से जाना जाएगा। ठीक है, ये सभी कुछ हम देखेंगे अगली वीडियो में। ठीक, तो मुझे उम्मीद है आप सभी को ये समझ में आया होगा। अगर नहीं आया है तो प्लीज़ आप इसको एक बार और देख लीजिए वीडियो को, और नोट्स बनाइए आप। ठीक है, और हाँ, मैंने यहाँ पर कहीं लिखा हुआ नहीं है जीवक का नाम। ठीक है, जीवक जो कि बिंबिसार का वैद्य था। ठीक है, जिसने चंड प्रद्योत का इलाज किया था। ठीक, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि जीवक का संबंध किस राजा से है, या जीवक जो वैद्य है वो किसका मतलब किस राजा का वैद्य था। ठीक है, तो वो बिंबिसार का था। ठीक, बिंबिसार बुद्ध के समकालीन थे। ये सभी बात मतलब जितनी भी बात यहाँ लिखी हुई है ना, ये सब का सब बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो आप जो है इन सबको नोट्स बनाइए, अच्छे से पढ़िए। ठीक है, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक बहुत बहुत धन्यवाद। अपना ध्यान रखिए। जय हिंद।